नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हमारे साथ हैं कुछ खास, इसलिए मैं खास कहूंगी क्योंकि विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का जो प्रदर्शन लोकसभा चुनावों में हमने देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनावों में कैसा प्रदर्शन रहेगा, कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, ये सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा और कौन इसका बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकता है। तो हम सीधे आ पहुंचे श्री हुड्डा जी के पास। सबसे पहले उनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, पहला सवाल यही कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपने आप को कितनी मजबूती से खड़ी पा रही है। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव होने हैं जी, वो प्रदेश के मुद्दों पे होने, बिल्कुल। और ये जो प्रदेश की सरकार है ये विफल सरकार रही है। और 5 साल तक हमने किसान सम्मेलन किए, दलित सम्मेलन किए, व्यापारी सम्मेलन किए, इस प्रकार से पूरे हरियाणा में हमने कार्य किया और लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा था। आज लगता है मेरे को हर वर्ग इस सरकार से रुष्ट है और हर उस मोड़ पे सरकार विफल रही है। जी, हम एक एक चीजें गिनाना चाहेंगे जो बीजेपी ने गिनाए थे कि ये चीजें हमने काम किया और उसमें बेहतर हुई है पिछली सरकारों के मुकाबले। पहला ये है जैसे पारदर्शिता, नौकरियों में पारदर्शिता, या फिर जी एक एक करके। हाँ, बताइए। नौकरियों में जहाँ तक सवाल है, पारदर्शिता का सवाल ये है, आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठाएं जी, और अकेला एसएस बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन हरियाणा का है, इनका जो सस्पेंड हुआ और कैश लोगों के पास पकड़े गए, नकद के मुकदमे चल रहे हैं अब तक। नौकरियां जैसे परचून की दुकान में बिकती है ना, इस प्रकार से बिकी। और पेपर लीकेज, जो कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट है, पेपर लीक कर रहे हैं, लीकेज का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अब देखो ना, इनको सफेद पत्र जारी करना चाहिए, कितनी नौकरियां निकाली हैं, कितना किया है। जिसकी आप बात कर रहे हो ट्रांसपेरेंट की, वो क्लास 3 और 4 की, सी और डी की, उन्होंने एडवर्टाइज किया। बीएड लोग, एमएड लोग, एमए लोग, एमए बच्चे जो हैं वो क्या लगाए हैं, कुक लगाए। अच्छा, कुक लग गए तो डबल नुकसान हुआ उससे। उसके तो मतलब शिक्षा के हिसाब से हाँ, नौकरी जो है। उसके तो सम्मान पे जो आई। एक एमए लड़के को आप कुक लगा दोगे और उसको रोटी पकानी आती नहीं तो क्या करेगा वो। तो उसके तो अहम को ठोस लगी। और जो गरीब आदमी जो उसके साथ काबिल था उस काम में, जो कर सकता था, वो वंचित रह गया। अब आप बताइए, जो कुक है या जो है जो इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं है, वो 10वीं और 12वीं जो है वो कहाँ जाएंगे अब, उनके लिए तो कोई जगह रही नहीं। और जो एमए और बीएड हैं वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया उसको। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि ऐसा धांधली नौकरियों में जो इस सरकार ने की है वो पहले कभी सुनने में नहीं आई। आप पता करें कि इनकी जो सिलेक्शन हुई, हाई कोर्ट ने कितनी रद्द की है। खुद ऐसे उदाहरण है जहाँ कहीं मच्छी विभाग में सिलेक्शन हुई वो रद्द हुई, कहीं मुख्यमंत्री ने लिख दिया, पहले ही लिख दिया कि हैट्रॉन में कि इसको ये सिलेक्ट कर दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जो इनको वो करते, एक्सपोज करते हैं। ये सिर्फ कैमोफ्लेज कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, दावे जो उनके हैं सतही बिल्कुल नहीं है, मतलब वो कह कुछ और रहे हैं, असलियत कुछ और है। अपने आप कैमोफ्लेज कर रहे हैं। वो कहता है मुंह में कुछ कह जाओ और बगल में कुछ रखो, तो वो कार्य कर रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो उसमें भी मनोहर सरकार का दावा है कि इस 5 साल में जितनी भ्रष्टाचार में कमी आई है पिछले सरकारों के कार्यकाल के मुकाबले, वैसे इससे पहले कभी नहीं हुई। पिछले कार्यकाल में एक बताएं कोई भ्रष्टाचार पकड़ा हो? एक कभी उन्होंने मुद्दे उठाए तो विपक्ष में थे, कभी उठाया ही नहीं 5 साल में। एक बताएं उठा के भी फलाना था, एक बता। इनके समय में सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना का पड़ा जब अरावली बेचने का इन्होंने काम किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना का बेड ही बता दिया। उनके देखो हाई कोर्ट क्या कहता है कि सैंड माफिया ने अलग अलग वो लगा दिए वहां पर, इतना भारी लूट। आज के अखबार में देखो आप, ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग में हजारों करोड़ का घोटाला, अवैध खनन का भी मसला काफी। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है इनको। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें लिखा है, मुख्यमंत्री के दफ्तर तक भी वो किया है, जहाँ पे जिस प्रकार से ये माइनिंग का घोटाला है। तो चाहे माइनिंग हो,
चाहे यमुना का सैंड हो, कहीं लो इसका जो है चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार, जी लूट मची हुई है प्रदेश जी में। जी। हमने धनखड़ जी से बात की थी इसी अवैध खनन के मुद्दे पर, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि अवैध खनन पर सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है और लोग उंगलियां उठा रहे हैं। तो उनका जवाब था सामने से कि हमें बताएं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे दुष्यंत अगर आवाज उठा रहे हैं तो वो बताएं हमें कि कहाँ पे हो रहा है, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें जी, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमार्क्स देख लें, मैं भेज दूंगा उनके पास। ठीक है। उन्होंने अंकित किया है ये फैसला मुख्यमंत्री दफ्तर में हुआ माइनिंग के बारे में। जी 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 बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया ये। जी। और अरावली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश से रुका है, नहीं अरावली बेचने का काम कर दिया था। ये जो है इसके खनन है जमुना सैंड का, वो दिल्ली हाई कोर्ट के क्या है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जी जी हाई कोर्टों का आ रहा है। तो टोटल बेनकाब हो चुके हैं ये भ्रष्टाचार यानी ऐसे के बहुत मामले। सारे मुद्दे हैं। इतनी जी भ्रष्ट सरकार मेरे ख्याल में तो कभी मैंने सुनी नहीं। जी जी। देखने का तो मतलब इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी तो कटघरे आप में खड़ा बात करेंगे। कर रहे हो, आने दो जी चुनाव किस तरह हम एक एक करके जी सब इनको एक्सपोज करेंगे हम। जी बिल्कुल। तो वही मेरा सवाल भी बल्कि ये था कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि उसका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? देखिए लोकसभा चुनाव के और मुद्दे होते जी हैं। जी लोकसभा चुनाव में मुद्दा और था, एक मोदी लहर चली जी और आप कुछ भी कहे, राष्ट्रवाद कहे, छदम राष्ट्रवाद कहें, ये एक माहौल बन गया और वो किसी को पता भी नहीं लगा। ठीक है। इस वास्ते सारे काफी सारा जो वो ले गए, लेकिन प्रदेश में तो राष्ट्रवाद का सवाल नहीं है। प्रदेश में तो ये देखना है भाई प्रदेश का हित किसने देखा है, प्रदेश का भला किसने किया है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं उड़ीसा का चुनाव अभी हुआ है जी असेंबली में, तो वहाँ बीएलडी बनी है, बीजू जनता दल बीजेडी, और पार्लियामेंट में बीजेपी जीती है। जी इसी प्रकार से 2009 में पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 10 में से 9 जीती थी, जी एक सीट चौधरी बजलाल जीते थे, लेकिन विधानसभा में 32 सीट जो है इनेलो की आई, जिसकी एक भी पार्लियामेंट में नहीं आई थी। तो ये तो मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2014 में 7 की 7 सीट बीजेपी जीती दिल्ली में, जी नहीं तो कुछ महीने के बाद हुआ जब विधानसभा का चुनाव, तो 67 सीट जो है आप पार्टी जीती, 17 में से 3 बीजेपी को। मतलब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते लोकसभा चुनाव को देखकर कि आगे जो विधानसभा चुनाव हैं उसके नतीजे क्या होंगे? नहीं मुद्दे अलग होंगे जी। मुद्दे इस सरकार के विफलताएं देखी जाएंगी। आज कानून व्यवस्था क्या क्या हाल है, आज किसान किस प्रकार से बर्बादी पे है, आज गरीब आदमी हम एक भी प्लॉट इन्होंने दिया, गरीब आदमी कहाँ है, कर्मचारी सड़कों पर हैं, क्या व्यापारी कर रहे हैं, हर वर्ग इस सरकार से परेशान सर किसानों पर इसलिए मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि वो किसानों पर बीजेपी बहुत ज्यादा दावे करती है कि किसानों के हित में जितना मनोहर सरकार ने काम किया है। मेरी धनखड़ जी से भी जब बात हो रही थी तो किसानों के मुद्दे पर उन्होंने यही कहा कि जितना समर्थन मूल्य हमने दिया है, जितनी उनकी बात हमने सुनी है ग्राउंड लेवल पर जाकर, उतनी किसी सरकार ने। कौन सा समर्थन मूल्य दिया हमारे को बताओ। आप पीछे की एवरेज उठाओ, यूपीए सरकार थी, हर साल बढ़ोतरी 10% 15% होती थी, इन्हीं तो बढ़ोतरी 3-4% होती है गेहूं में और इसमें। आप देखो सारा टेबल उठा के देखो वो, और लागत कितनी बढ़ गई है। अभी लागत देखो ना आप, इस हिसाब से जो खाद का कट्टा 800 का था जी आज 1400 का हो रहा है। आज हर हिसाब से तो जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके ऊपर कितनी लागत बढ़ गई है। लागत तो बढ़ गई है, आमदनी घट गई है किसान की, और एमएसपी भी नहीं मिलती। और मैं तो नहीं कहता हूँ रोज आप ऐसा करें, पिछले 3 साल के अखबार उठा के देखें सीजन में, लोगों को एमएसपी अभी लोग किसान तो धरने पर बैठे हैं जगह जगह। उनके गेहूं का आता है जब गेहूं नहीं बिकता, सूरजमुखी आती है तो कहते हम तो 1 एकड़ की इतनी लेंगे। यही हाल बाजरे का है। तो जब उसको किसान को कीमत नहीं मिलती, उसका मंडी पड़ा रहता है, तो किसान आज परेशान है। जी जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हुड्डा जी रुक रहे हैं, उसके बाद हम और भी कई मुद्दे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर, उसके साथ ही जो दिल्ली में जो हालिया मीटिंग हुई है उस पर भी हम बात करेंगे हुड्डा जी के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत गर्मा गर्म एक बातचीत चल रही है, जो बीजेपी के जो दावे हैं और उसकी असलियत क्या है, कहीं ना कहीं वो चीजें वो बता रहे हैं हुड्डा जी। अब हम आते हैं अपराध का जो आंकड़ा है, क्योंकि मनोहर सरकार का ये भी दावा है, और हम चूंकि ये आंकड़े बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं, तो जाहिर है कांग्रेस का पक्ष जानना भी जरूरी है कि असलियत क्या है या फिर वो क्या दावे कर रही है। तो अपराध का जो आंकड़ा है, उनका दावा यह है कि पिछले 5 साल में अपराध में बहुत ज्यादा कमी हुई है, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो, चाहे हत्या रेप, मतलब जिस भी तरह के अपराध के मामले हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? कहाँ से आंकड़ा उठा के लाएंगे? मतलब उनका दावा है सर। दावा तो है ना, एनसीआरबी के वो देखें आप रिकॉर्ड, फिर पता लग जाएगा कहाँ से कहाँ हरियाणा पहुंच गया। अपराधियों ने शरणास्थली बना हुआ है हरियाणा। जो अपराधी हमारे समय में जब हमारी सरकार बनी थी जो छोड़ गए थे हरियाणा को, वो फिर आ गए हैं। रोज आप देखो, सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर के बयान थे कि एक कत्ल की रोज की एवरेज है एक डिस्ट्रिक्ट की। तो हरियाणा का हालात सबको मालूम है। हर व्यक्ति आप में असुरक्षित है ना। यहाँ स्कूल में बच्चे सुरक्षित हैं, गुड़गांव में जो हुआ, महिलाओं को सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं। ना यहाँ बुजुर्ग सुरक्षित है, जो घर से जाता है पता नहीं सुरक्षित घर आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं है। तो ये जो है ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाश गुंडे जो हैं वो अपराध करते हैं और खुली छाती तान के चले जाते हैं। कोई उनको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और है, आप ये कह रहे हैं? ये तो आपके सामने रोज कत्ल हो रहे हैं। रोज अखबारों में पढ़ता हूँ मैं, आपकी खबरें में भी आता होगा। खबरें अगर आप निकालते हैं तो रोज जरूर देते होगे। तो बोलने वाले तो खबर आप ही है, तो आप रोज देखते हैं। अपराध जो है बहुत तेजी से बढ़ गया है। जी जी जी। अच्छा, अभी पिछले दिनों जो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक बहुत अहम बैठक हुई है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि हुआ क्या उस मीटिंग में? मीटिंग में क्या हुआ ये तो पार्टी की अंदरूनी बात है। हाँ नहीं, अंदरूनी वो बात नहीं। लेकिन मुख्य तौर पे लोगों ने, हमारे साथियों ने, सभी ने राहुल जी से आग्रह किया कि भी अपना इस्तीफा आप वापस ले लें, ये पार्टी के हित में है। पार्टी इस किस्म की स्थिति में ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनकी बात मंजूर नहीं करी। लेकिन हरियाणा के बारे की परिस्थिति की बात बताई सबने, अपने अपनी बात कही। तो ऐसा लगता है हाईकमान कोई ना कोई निर्णय लेगा। जी। राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद लगातार इस्तीफों का जो ये दौर चल रहा है, इसको आप कितना सही समझते हैं? क्या चीजों को सुधारने के लिए इस्तीफे देने इस तरह से जरूरी हैं, या ये किया जाए कि जो कमियां रह गई हैं उसको सुधारा जाए? लगातार इस्तीफे चल रहे हैं। वो तो राहुल गांधी से आग्रह कर रहे हैं, अपने तरीके, अपना आग्रह करने का तरीका है। अब मेरे पास तो कोई पद नहीं है, मैं किससे इस्तीफा दूंगा? मैं तो उनको कह ही सकता नहीं, आपको तो हम नहीं, उनको कह ही सकता हूं। जो दे रहे मैं उनको बोल, जिसके पास पद है वो अपने पद का इस्तीफा दे के आग्रह करने का प्रयास कर रहा है। तो अपना अपना विवेक है। जी जी जी। बीच में सर ये भी बातें काफी मतलब ऐसे हवा में चल रही थी, र्यूमर्स हैं या जो भी, कि आप एक नई पार्टी बना रहे हैं, आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तमाम चीजें भी सामने आ रही थी। क्या सच्चाई है इसमें? देखो, ये हाइपोथेटिकल बातों का मैं कभी जवाब देता नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत बातें जा रही हैं, तो वो बातें भी सही तरीके से। हाइपोथेटिकल सवाल हैं आपकी, हाइपोथेटिकल बातों का मैं क्या बताऊंगा? जी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जी, अच्छा चलिए हम उसी पर आ जाते हैं, वापस विधानसभा चुनावों पर ही आ जाते हैं। किन प्रमुख मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार जारी है? कुछ प्रमुख बातें जो कि जनता के बीच जानी जरूरी हैं, जो कि इस कार्यकाल के दौरान मिसिंग थी, बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और वो चीजें सुधरनी जरूरी है। देखिए, कानून व्यवस्था है सबसे पहले। कानून व्यवस्था नहीं होगी प्रदेश आगे तरक्की नहीं कर सकता। किसान के हालात हैं, किसान का मैंने आपको बताया, लागत बढ़ा रहे हैं, ट्रैक्टर पे भी टैक्स लगा दिया, आपका खाद की भी कीमत बढ़ा दी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ा दी, हर लागत बढ़ रही है, आमदनी किसान की घट रही है, एमएसपी नहीं मिलता। गरीब आदमी का, जैसे हमने 3,82,000 जो है 100 गज के प्लॉट दिए पूरे हरियाणा में, इन्होंने एक दिया हो तो बता दो, 5 साल हो गए। इसी प्रकार से व्यापारी कह रहा है, कभी जीएसटी है, कभी नोटबंदी है, वो परेशान है। वो कहता मेरी तो मुनाफा तो गया दूर, मैं तो अपनी पूंजी खा रहा हूँ, कब तक पूंजी खाऊंगा। इसी प्रकार से कर्मचारी जो है वो परेशान है। जो वायदा किया था इन्होंने, इनका मैनिफेस्टो उठाओ 2014 का, सबसे पहले मैं ये था कि पंजाब के बराबर वो देंगे, वो कहाँ है? तो वो वायदा इनका नहीं पूरा हो रहा।
आप इनका मैनिफेस्टो 2014 का उठाएंगे एक एक, जी तो एक भी ये पॉइंट बिंदु बता दें भाई ये इन्होंने पूरा किया है, कोई भी उसमें करने में विफल हैं। बेरोजगारी बेअंत तरीके से बढ़ी है और लोगों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया है, उनको जो लगे लगाए थे उनके पेट पे लात मारी गई है। और जब फरीदाबाद जैसे शहर में 50,000 जो है लोग जो है उनके रोज़गार छूट गए, इन्होंने भी किया। तो बेरोजगारी जिस स्पीड से बढ़ रही है आप समय देख रहे हैं, कोई बड़ी संस्था है, बड़ा ये इंस्टीट्यूट नहीं लेके आई। ये सरकार बनते ही सबसे पहला काम इन्होंने किया था, क्योंकि करनाल से हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, इन्होंने कहा था वहाँ से निर्वाचित हुए, वहाँ में हमने कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया था, इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज एक ईंट उस पर रखी हुई है, तो बताओ। कई सारी यूनिवर्सिटीज होने की बातें थी वैसे। तो एक मैं बता रहा हूँ, एक बताओ, एक कहीं बता दो। और हमारे समय में सबका विकास सबका साथ, हमारे दिखा नहीं किसी का साथ नहीं, ये तो आपस में फाड़ने का तो काम कर रहे हैं। एक बता दो यूनिवर्सिटी लेके आएंगे कहीं। और हमारे समय में गिनाता रहता हूँ शुरू से आखिर तक। आप पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे समय में आया, वहाँ से चलो आप कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जो कि दूसरा एक अहमदाबाद में दूसरा हिंदुस्तान में, वो वहाँ पे आया। करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज हमने बनाया जी। और आपका पानीपत में प्लास्टिक इंजीनियरिंग का वो बनाया हमने, उसकी किया। और सोनीपत में आप देखो महिला यूनिवर्सिटी, महिला कॉलेज, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आपकी उसमें IIM उसमें आया, नहीं नॉट IIM, IIT उसमें राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में आए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी वहाँ बन गई, और यूनिवर्सिटियाँ कई कई इन्होंने भी कई सारी घोषणाएं की हैं जी। और कई बनी, मैं तो घोषणाएं नहीं, मैं तो जो हो चुकी है वो बता रहा हूँ। छोटू राम कॉलेज, छोटू राम के नाम से जो छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी हमने सोनीपत में बनाई। महिला महिला मेडिकल कॉलेज अपने जो सरकारी सेक्शन में, देश आज़ाद होने के बाद पहला बनाया सरकारी क्षेत्र में केवल महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, महिला यूनिवर्सिटी बनाई। इस प्रकार से आप फिर फरीदाबाद चले जाओ, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। YMC जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी बनाई। मेवात में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। गुड़गांव में देश की सबसे पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वहाँ रखी। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, सैनिक स्कूल बनाया। जज्जर में आपका एम्स बना और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना। आपका रोहतक में जो है IIM आया और मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, और विजुअल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनी। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। जींद में चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनी। महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, जिसमें मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज सब कुछ है। और आपका हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की नई यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा में जो चौधरी लाल के नाम से छोटी सी यूनिवर्सिटी ने बना रखी थी, वो एक राष्ट्रीय स्तर की हमने यूनिवर्सिटी बनाई। ये एक बता दें, 5 साल हो गए इनको, एक बता दें। मैं तो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक बता दो। फिर किस चीज़ में विकास इनका? जितने ये नेशनल हाईवे बने हैं हमारे समय के सैंक्शन हुए हुए, इनके समय में कोई हुआ हो? सब जमीनें हमारे समय में, ट्री कटिंग तक की हमारे समय में हुई हुई है। इन्हें बताओ क्या किया भाई, सिवाय कर्जा बढ़ाने के जी, और कोई काम किया इन्होंने? फिर ये क्यों ये लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमारे सामने, मतलब मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, ये क्यों ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमारे सामने तो कोई है ही नहीं, मतलब विपक्ष है ही नहीं हमारे सामने, कोई कंपटीशन ही नहीं है। और वो क्या कहें, इवेंट मैनेजमेंट की है सरकार, इवेंट मैनेजमेंट में माहिर है और इनका प्रचार करने में माहिर है। और क्या है इनका? जी बताएं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ इनसे, बताएं। मनोहर सरकार का ये भी दावा है कि हमने कर्जे कम किए, हमारी सरकार जो है कर्जा मुक्त सरकार है। देखिए, जब हम 2014 में बजट पेश किया हमने, हरियाणा पे कर्जा 60,000 करोड़ था जी, जब 2014 का हमने बजट पेश किया। और अब के जो बजट पेश किया था इन्होंने, हरियाणा पे कर्जा 1,60,000 करोड़ से ज्यादा है। और अब फिर करेंगे 1,80,000 करोड़ हो गया, अब के शायद और भी बढ़ जाएगा। तो कर्जा 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं ये। अच्छा, 4 वाक कहते थे, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कौन पूछता है। तो उस नीति पे चल रहे हैं। जी। कर्जा ले रहे हैं, अपने घी पी रहे हैं, और काम तो कुछ करना नहीं। इवेंट मैनेजमेंट है जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था,
इनका इवेंट मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा है, इवेंट में हैपनिंग इन हरियाणा में गुड़गांव बड़ी जोर शोर से इन्होंने किया। वहाँ से किराया जो NRI किराया इन्होंने दिया, होटल में इनको ठहराया, MOU साइन करा लिए और ये दावा किया गया कि 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट आई कुल 8,000 करोड़ की। ये है दावे इनका, कुछ थे? जबकि प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा, हमारे समय में हरियाणा नंबर 1 था। जी तो ये दावे क्या, ये तो आंकड़े हैं, खुले आंकड़े, बता दें अगर मैंने गलत कहा तो। जी ना इन्होंने दावा किया और 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जबकि अखबार निकाल लो आप, और कुल 8,000 करोड़ का नहीं आया, तो जो इनका निकाला था अपना इन्वेस्टमेंट 8,000 करोड़ की दिखाई इन्होंने। जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, निकट भविष्य में क्या एक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आ रही है, और उसको लेके अगर आपने कुछ सोचा है तो कुछ बताना चाहेंगे? भूत भविष्य के क्या, मैं तो जिम्मेवार व्यक्ति हूँ ही। नहीं बिल्कुल है, मतलब ऑफिशियल तौर पर मैं पूछ। अब कोई गैर जिम्मेवार आदमी हूँ मैं? जी, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे विधानसभा चुनावों के लिए? आप इस वक्त हमारे साथ हैं। पूरी तरह से तैयार है हम, और जो 5 साल से लगातार हम तैयारी करते आ रहे हैं, तो पार्टी तैयार के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तमाम जो दावे हैं बीजेपी पर, उनके हुड्डा जी के जवाब थे कि कितनी सच्चाई है, और कांग्रेस के मुताबिक सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उससे उन्होंने कहीं न कहीं वाकिफ कराया। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।